जो है तो कंसर्न है इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में, इसके साथ कंसर्न है। दूसरा इसमें एक टर्म आता है और वो है कंडक्शन। तो कंडक्शन हमारे पास दो टाइप के हैं। एक हमारे पास है मेटालिक कंडक्शन और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बुनियादी डिफरेंस जो है तो ये जरूरी है कि आप जान लें। तो मेटालिक कंडक्शन आप लिखें कि लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास एक मेटल की वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इससे जब हम यहाँ पे इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तो ये फ्लो करेंगे आगे की तरफ और इससे करंट जो है तो पास होगी, यानी कंडक्शन इससे होगी। तो मेटालिक कंडक्शन में हम कहते हैं कि पैसेज ऑफ करंट जो है, यानी करंट इससे पास होती है, इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ईटा के लिए पॉइंट याद रख लें कि मेटालिक कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उस सब्सटेंस से कंडक्शन करंट पास होती है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स रॉड फिट हैं, एक नेगेटिव है जिसको कैथोड और एक पॉजिटिव है जिसको एनोड कहते हैं। ये बैटरी वोल्टेज के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे इसी कंटेनर में एक हमारे पास लेट से सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव है। तो सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा और नेगेटिव क्लोराइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा, तो इसमें कंडक्शन होगी। तो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रही है तो ये फ्री आयंस की वजह से है इस इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसलिए यहाँ पे इसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे, हम कहेंगे कि पैसेज ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्री आयंस। तो ये एक बहुत बड़ा जो है तो डिफरेंस है मेटालिक कंडक्शन में और मेटालिक कंडक्शन के साथ जो है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। ठीक है, अभी यहां पर अगर हम दूसरी बात करें, एक और पॉइंट इसमें पढ़ते हैं और वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा वो यहां पे लिख लेंगे, नंबर सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि करंट कंडक्ट इन ऑल स्टेट, इसमें ऑल स्टेट में कंडक्शन होती है। ठीक है, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो। लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात हो रही हो तो करंट कंडक्शन जो होती है तो टेक्स प्लेस इन दो हालतों में, या तो वो मोल्टन स्टेट में होगा और या वो एक्वस स्टेट में होगा, यानी सॉल्यूशन स्टेट में। तो ये कंडक्शन के लिए इस तरह। तीसरा पॉइंट जो है तो अगर मेटालिक कंडक्टर की टेम्परेचर ज्यादा किया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी जो है तो वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ये एक एमसीक्यूज की पॉइंट लिख लें कि मेटालिक कंडक्टर यानी मेटालिक कंडक्शन में टेम्परेचर ज्यादा करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर ज्यादा करने से कंडक्शन जो है तो वो भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा आयंस बनेंगे, यानी सब्सटेंस डिकम्पोज होगा, आयनाइज होगा, और आयनाइज होगा तो ज्यादा कंडक्शन होगी।
तो ये ईटा के लिए जरूरी पॉइंट है कि पहले है कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री आइंस, दूसरा ऑल स्टेट पे कंडक्शन, उसमें सिर्फ मोल्टन एक्वस, और तीसरा पॉइंट इसमें टेम्परेचर इंक्रीज से कंडक्शन डिक्रीज, जबकि दूसरी जानिब टेम्परेचर इंक्रीज से कंडक्शन इंक्रीज ड्यू टू मोर आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो एक जनरल कुछ पॉइंट्स हुए कंडक्शन के साथ, यानी कंडक्शन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हुए। इसके बाद जब आप कंडक्शन पढ़ लें तो एक लफ्ज और आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और वो आपके पास है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस नॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, हम कहते हैं, या अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं तो वो फिट हैं। ठीक है, और ये डिप हैं किसी खास सब्सटेंस में जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कोई से भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये मेरे पास कैथोड हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरे पास एनोड हुआ। वही बात है कि इसको बैटरी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है। जब बैटरी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है तो अभी इसमें क्या होगा, तो अभी डेफिनेशन को देखें और फिर इस डायग्राम को देखें। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस की क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि द प्रोसेस, देखें अच्छा इसमें एक एमसीक्यूज आ रहा है, इस डेफिनेशन में एक एमसीक्यूज है, द प्रोसेस इन विच ये ले क्वेश्चन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपको एमसीक्यूज आपका एक हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी यहां पर अगर मैं कहूं कि लेट से NaCl है तो वो अपने मूवमेंट आयन और डिपॉजिट होना तो वो इस तरह नहीं होगा, बल्कि आप बाहर से बैटरी वोल्टेज के साथ कनेक्शन दिया है, आप पहले वोल्टेज को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इसलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइसिस करना। तो हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस। ठीक है, तो ये अल्फाज हुए। तो ये एमसीक्यूज के लिए जो है तो अपने साथ ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, टेक्स प्लेस बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन जो है आप पढ़ लें तो फिर इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक और लफ्ज आता है हमारे पास और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, जिस ये कंटेनर जो है तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि द सेल in which interconversion of electrical and chemical energies takes place, in which interconversion of electrical energy and chemical energy takes place। ठीक है, इसके बाद इसी की हम टाइप्स पढ़ते हैं और वो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमारे पास जनरली दो टाइप्स मौजूद हैं। ठीक है, एक टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
और दूसरा मेरे पास है गैल्वानिक सेल, या इसको वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। अभी इन दोनों को समझने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है और गैल्वानिक या वोल्टेक सेल में क्या होता है, तो ये भी एक एमसीक्यू है। ये छोटी छोटी बातें ये आपसे फिर ईटा के दिन जो है तो भूल जाती हैं, तो इसको बहुत याद रखना है आपको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपने अपने साथ इस पॉइंट को याद रखना होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? जब ये आप बात याद कर लें तो इसमें कुछ पॉइंट्स और आने वाले हैं जो कि मैं यहां पे आपको नेक्स्ट पेज पे सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं फिर यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यहां पर लिखता हूं गैल्वानिक सेल। ठीक है, तो पहले इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक पॉइंट तो ये हुआ कि इसमें क्या होता है, वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। इसमें कुछ चंद और बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसमें हम क्या कहेंगे कि इन दिस सेल, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, जबकि यहां पे लिखेंगे कि इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जबकि इस ऊपर के पॉइंट से जब आपने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें होता है, तो डेफिनेटली फिर हम कहेंगे कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी बाहर से आप वोल्टेज देंगे। ठीक है, और इस तरह यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो हेयर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर। तो तीन पॉइंट आपने सीख लिए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स और गैल्वानिक सेल में। ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं ये। अभी यहां पे इनकी एग्जांपल्स को हम पढ़ते हैं, ये भी ईटा में आता है। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है नेल्सन सेल, और एक हमारे पास है डाउन सेल। जबकि गैल्वानिक सेल की जो एग्जांपल्स हमारे साथ है, या वोल्टेक सेल की, तो एक है डेनियल सेल, एक है निकल किडमियम सेल, ये ईटा में आती है एमसीक्यू। अच्छा, फ्यूल सेल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ड्राई सेल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और लेड स्टोरेज बैटरी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारे साथ एग्जांपल्स हैं गैल्वानिक सेल्स। अभी इसको सिंपल समझने के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना, ये बहुत सिंपल सा एक कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ऑपोजिट चार्ज के डिप होते हैं। एक को नेगेटिव मैंने अभी बताया कैथोड और एनोड कहा जाता है, और इसको बैटरी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसमें एक यहाँ पे कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है तो मौजूद हो। ठीक है,
लेकिन मैं अगर बात करूं किसकी, मैं अगर बात करूं गिलवानिक सेल की, इस वाले सेल की, तो इसमें इस तरह होता है कि इसमें दो कंटेनर्स होते हैं जिसको हर एक को हाफ सेल कहते हैं। यहां पर लेट्स सपोज मैंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे रखा है और इस तरह एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे रखा है। ये इलेक्ट्रोड जो है तो ये मेरे पास जिंक है, तो ये डिप है जिंक सल्फेट में, और इस तरह ये अगर मेरे पास कॉपर है तो ये डिप पड़ा है कॉपर सल्फेट में। अभी इन दो हाफ सेलों को मैं एक्सटर्नली कनेक्ट करता हूं यहां से, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, लेकिन मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं यहां पे इस तरह से, जिसको मैं कहता हूं इंटरनल कनेक्शन, और इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो ये आपके पास डिजाइन हुआ गिलवानिक या वोल्टेज सेल का। आप पढ़ेंगे इसमें भी डिटेल बाकायदा, अंदर बाकायदा इसमें आगे इस पे बहुत डिटेल में टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ से जस्ट जनरल पढ़ रहे हैं कि गिलवानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसकी एग्जांपल, और इस मर्तबा इस गिलवानिक सेल का एक स्पेशल नाम है, और वो नाम इसका है डेनियल सेल। तो हम कहते हैं कि ये तो गिलवानिक है, तो डेनियल क्यों बोलते हैं? ये डेनियल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मेरे पास एनोड जिंक लिया हो आपने और कैथोड आपने कॉपर लिया हो, ठीक है, तो उस वक्त इस गिलवानिक सेल का स्पेशल नाम होगा डेनियल सेल। तो हम कहते हैं कि डेनियल सेल इज a galvanic cell, yeah, Daniell cell is a voltaic cell, but why it is called Daniell cell? Because here the anode is zinc and cathode is copper, so that's why here a specific and special name used, which is actually Daniell cell। ठीक है, बाकी निकल कैडमियम है नहीं आपके कोर्स का, जस्ट ऐसे मैंने लिखे फ्यूल और ड्राई और लेड स्टोरेज बैटरी, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके साथ जनरल कुछ डिस्कशन इंट्रोडक्शन में हुई सेल्स के बारे में, ठीक है। इसमें एक और एमसीक्यूज जो है तो आपको अराइज हो सकता है, और वो एमसीक्यूज क्या है? वो एमसीक्यूज ये है कि यहाँ पर जो नेल्सन सेल है और डाउन सेल है, ये कौन से सेल हैं? तो वो तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होता है, या इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये तो आप इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है ये दे देंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक नेल्सन और जो डाउन सेल है इनमें होता क्या है, तो ये मैं अगले पेज पे आपको पढ़ाऊंगा। तो ये एमसीक्यूज में अब से अपने साथ याद रखें कि नेल्सन सेल में एक्चुअली आप क्या करते हैं और आपको क्या हासिल होता है, ये एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। तो नेल्सन सेल में इस तरह होता है कि आप लेते हैं अपने साथ जो है तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। क्या लेते हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लका मालगप उबू के वाचोई, ठीक है। तो जब आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl का लेंगे तो इसको हम नॉर्मली हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ये तो आपने जर्नल पढ़ा होगा साइंस में। ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं और इस ब्राइन सोल्यूशन से आपके पास जो ऑब्टेन होता है, यानी जो प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होंगे, ये ईटा में आता है, वो क्या है? तो हमारे पास जो है तो एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम ये पढ़ते हैं तो वो है NaOH, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कि in Nelson cell actually we obtained we actually take brine solution and from which we by the process of electrolysis करंट पास करते हैं और इससे फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट
कास्टिक सोडा है वो हासिल होता है। तो ये ईटा के लिए एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो बेसिक तो कास्टिक सोडा पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें उसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन भी हासिल होता है। इस तरह दूसरा एमसीक्यू जो है तो वो हमारे पास कौन से सेल का है वो भी जरूरी है कि आप सीख लें, और वो हमारे पास है डाउन सेल। तो डाउन सेल जो है तो इसमें हमें क्या ऑब्टेन होता है? तो डाउन सेल में हम इस तरह करते हैं कि इसमें हम लेते हैं फ्यूज्ड NaCl। अच्छा, वहां पर था पानी में डाला था, इस मर्तबा पानी में नहीं डाला। फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ NaCl को पहले लिया और आपने खूब ज्यादा उसको पिघलाया, ठीक है, और उससे आपने ऑब्टेन किया Na यानी सोडियम मेटल। तो इसको डाउन सेल कहते हैं। इज इट क्लियर? ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो है तो एग्जांपल्स हैं। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर मैंने 1-2-3 प्रैक्टिस बुक्स में देखे कि नेल्सन सेल और डाउन सेल में बेसिकली आप लेते क्या है और आप हासिल क्या करते हैं। तो दोनों में NaCl लेते हैं, लेकिन एक जगह एक्वस NaCl लिया, एक जगह फ्यूज लिया है, और एक में कास्टिक सोडा बुनियादी जो है जिसके लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने और भी बताया दी, और इसमें सोडियम मेटल है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ जर्नल नॉलेज हुई किसके बारे में? गिल्वानिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेल्सन और डाउन सेल के बारे में, ठीक है। जब आप ये जनरल चीजें पढ़ लें तो इसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं तो मालूम करने हैं, ठीक है। तो वो तो सिंपल रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, ठीक है। एक एमसीक्यू शेयर करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से है, तो एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह उस पर ट्रिक बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये मेडिकल 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेडिकल 2016 में क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं CaOH2, बी ऑप्शन हमारे पास है SiCl4, सी ऑप्शन हमारे पास है KCl, और डी ऑप्शन हमारे पास है SrCl4। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि इस दफा आपको ये कोई ऑप्शन आएगा, कोई और स्पीशीज आ जाएंगी। इनका जरा ट्रिक अपने साथ आप नोट कर लें, और ट्रिक ये होगा कि ये लेटेस्ट एनर्जी के साथ ताल्लुक है। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है जिसकी ज्यादा होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी? आयनाइजेशन की। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी, अभी देखें यहाँ पे मैं लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये तो कोई मुश्किल है। ये दो ग्रुप का ये +2 है, ये -1 है, तो ये यूनी बाय है, ठीक है। उस दिन मैंने आपको लेटेस्ट एनर्जी में करवाया भी था। ये फिर सिलिकॉन जो है तो ये +4 है, ये -1 है, ठीक है। ये टेट्रा यूनी है, ये +1 और ये -1, ये यूनी यूनी। और स्ट्रांशियम जो है तो दूसरे ग्रुप का, तो ये +2 ये -1। तो इसमें अगर आप देखें तो लेटेस्ट एनर्जी जिसकी कम होगी, तो वो तो मैंने आपको बताया था कि यूनी यूनी की लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम है, तो ये ज्यादा आयोनाइज होंगे, और जब ज्यादा आयोनाइज होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर होंगे। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज राइट। तो जो इस पे समझ चुके हैं हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स प्लीज, ठीक है, वेरी गुड। तो जितना लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, जितनी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी उतना वो ज्यादा आयोनाइज होंगे, ठीक है, उतना वो ज्यादा आयोनाइज होंगे। तो ये पॉइंट अपने साथ, ये ट्रिक याद रखें कि अगर लेटेस्ट एनर्जी आई तो वही कंसेप्ट वो तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आएगी तो फिर इसमें ये वाली बात आप अपने साथ याद रखें। इस तरह कुछ और क्वेश्चन है आपके बुक में, टॉपिक है जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी स्पीशी की कैसे मालूम करते हैं ना। तो रूल्स लिखे हैं आपके बुक में कि ग्रुप 1 का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 2 का +2 है, फिर +3, फिर
ग्रुप 4 +4 -4 फिर -3, इस तरह ये हमने बुक में आपके लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसके साथ एमसीक्यूज करते हैं, और ये एमसीक्यूज इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है। जस्ट इसमें ट्रिक आपने सीखनी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन अ CS2CuF6। ठीक है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो वो क्या है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं +1, दूसरा ऑप्शन है +2, तीसरा ऑप्शन है +3 और चौथा ऑप्शन है +4। ठीक है, इस तरह ऑप्शंस दिए हैं। तो सॉल्यूशंस बहुत आसान है, आपने प्रैक्टिस भी किया, फिर से कर लेंगे। ये देखिए ये देखें CS2CuF6। तो कॉमन तरीका ये आइन तो नहीं है ना, तो बस ये तो कॉमन तरीका है। तो इस चीज पहले ग्रुप को 2 तादाद है तो ये 2, और पहले ग्रुप पे तो +1। ठीक है, फिर इसमें हम कॉपर है तो कॉपर तो हमें मालूम करना है, तो कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, ये कॉपर है। और फिर अगर आप लें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन जो है तो क्या होगा, शाबाश, फ्लोरीन हमारे पास हो जाएगा 6 और ये -1 है, = 0। तो यहाँ पे आपके साथ कैलकुलेशन क्या आ गई, ये 2 आ गया, बस ये Cu की, ये X की जगह Cu ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉपर आ गया। ठीक है, और -6 आ गया। ठीक है, = 0। अभी आप क्या करेंगे 6 को दूसरी साइड पे ले हैं तो 2Cu = +6 हो जाएगा। अभी 2 को भी जो है तो दूसरी साइड पे ले हैं तो Cu +6 और ये -2 हो जाएगा, तो इससे आ जाता है +4। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो ये एक मेथड है, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स हैं, और ये जरा मैंने ओल्ड पेपर का क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे खैर जर्नल डिस्कस कर लेंगे आपकी समझने के लिए, और वो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग 2013 में आया है, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अ नाइट्राइट आयन। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, नंबर A +1, नंबर B +3, नंबर C +2 और नंबर D जो है तो ये है +4। तो यहाँ पे अभी आपने अलर्ट हो रहे हैं, और आप एक दूसरा ट्रिक भी आप याद रखना अपने जहन में कि सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सारा इनऑर्गेनिक में आपने पढ़े हैं आयंस जो हैं। तो अभी ये नाइट्राइट आयन जो है तो ये जरूरी है कि आप जानें, तो ये है NO2-1। तो ये नाइट्राइट आयन है, आपको दिया नहीं होगा, डायरेक्ट नाइट्राइट आयन दिया होगा। तो ये नाइट्राइट आयन है, तो इसलिए जरा आप उस आयन्स का नाम भी सीखे और फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्राइट आयन है, तो नाइट्राइट आयन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो नाइट्राइट आयन के लिए डेफिनेटली अभी आप अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये NO2-1 है। तो ये देखिए नाइट्रोजन, ये प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो = क्या हो गया, अभी इसके ऊपर तो चार्ज -1 है, तो ये इक्वल के इस साइड पे लिखें, तो ये नाइट्रोजन और ये -4 हो गया = -1, तो ये नाइट्रोजन = -1 और +4 इस दूसरे साइड पे चला गया, तो हमारे पास जवाब आ गया 3 यानी +3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट।
ठीक है, तो ये कॉमन कुछ एग्जाम्पलें हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करने के लिए। इस तरह इसमें ये बहुत आसान बात है कि आप तो कैलकुलेट मुझे पता है कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्पीशी था और ये आयन है, तो आयन के लिए इक्वल से इस साइड पे वो चार्ज लिखना होता है जो उस स्पीशी के ऊपर होता है, ये पॉइंट। ये और दूसरा ये पॉइंट आपने सीखा कि आपको इस तरह स्पीशीज में नाम भी दे सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले जो है तो जरा थोड़े उसको आप देखें, जरा उस पर गौर करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, कुछ नॉलेज इसके बारे में। इसके बाद जब हम ये पढ़ लें तो हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है और वो हमारे पास है फैराडेज लॉ का, ठीक है, फैराडेज लॉ का। तो फैराडेज लॉ जो है तो आप सब जानते हैं कि फैराडेज लॉ हमारे पास क्या है, जानते हैं अगर आप फैराडेज लॉ। तो फैराडेज के दो लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। एक फैराडेज फर्स्ट लॉ है और एक फैराडेज का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उस टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले फैराडेज लॉ का बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है नंबर 1 फैराडेज लॉज, फैराडेज के कवानीन। तो पहला हमारे पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का पहला लॉ, पहला उसका कानून फैराडेज क्या कहता है। फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रोड फिट हैं और इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इस इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट किया है बैटरी वोल्टेज के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके साथ कुछ सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वोल्टेज इसको बैटरी देता है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले लॉ तो बहुत सिंपल सा लॉ है और वो कहते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q आप ज्यादा पास करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स से, तो इतना W जो होगा वो इन इलेक्ट्रोड्स पर ज्यादा डिपॉजिट या लाइब्रेट होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि ये डिपॉजिट और लाइब्रेट का मतलब क्या है। तो अगर मेटल होंगे ना, मेटल, अगर इसमें मेटल आयन होगा तो वो आकर इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा जिसको डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन अगर इसमें जो आयन नॉन मेटल होगा ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है तो यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको लाइब्रेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो W जो सब्सटेंस होता है, जो आयन्स होते हैं इस कंटेनर में, इस सेल में, तो वो या तो इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होंगे और या लाइब्रेट होंगे, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मेटल और नॉन मेटल लाइब्रेट। तो वो डिपेंड करते हैं कि डिपॉजिट ज्यादा या लाइब्रेट ज्यादा या कम कब होगा, तो वो Q के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो इसलिए इस बुनियाद पर इन्होंने कहा कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जितना चार्ज ज्यादा उतना डिपोजिशन या लाइब्रेशन ज्यादा होगी। अभी हमें को पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, करंट और टाइम। तो जब इसके बराबर होता है तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करें तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब गायब करना है तो इसकी जगह इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा, तो W इज इक्वल टू ZIT। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की जनरल इक्वेशन आप अपने साथ यहाँ पे याद रख लें। इसमें जो फैराडे की जो सेकंड कानून है वो क्या कहता है, वो भी आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स जरा उसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं, लेकिन वो इससे भी आसान है, और वो है फैराडे सेकंड लॉ।
तो अभी फैराडे का सेकंड कानून क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, हमारे पास 3 मुख्तलिफ कंटेनर्स हों, ये ए, इसमें ये बी है और ये 3 कंटेनर है, इसमें हमारे पास NaCl मौजूद है, इसमें हमारे पास MgCl2 मौजूद है और इसमें हमारे पास AlCl3 मौजूद है। 3 मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर इन कंटेनर में मौजूद हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं तो डेफिनेटली इस हर एक कंटेनर में मैं कहता हूँ कि अपने अपने इलेक्ट्रोड्स भी फिट हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये अभी आम कंटेनर नहीं हुए, बल्कि ये तमाम 3 सेल्स हुए इलेक्ट्रोलाइटिक। फिर इसको कनेक्ट किया गया। अभी इनसे जो वोल्टेज ये पास कर रहे हैं, यहां से और यहां से, इस मर्तबा यहां से जो वोल्टेज ये पास कर रहे हैं वो तीनों से सेम पास हो रहा है, ठीक है, यानी चार्ज क्यू भी हम कह सकते हैं, तो वो सेम है। तो फिर मैं पढ़े देखें, जब हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हों मगर उनसे करंट क्यू जो है इससे और इससे आप सेम पास कर रहे हैं, तो अभी जो डिपॉजिट होगा तो कौन सा ज्यादा डिपॉजिट होगा? तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब क्यू सेम है तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि क्यू और डब्ल्यू का आप इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। जब क्यू इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो यहाँ पे भी जितनी डिपोजिशन यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे वहां पे यहाँ पे भी इतनी डिपोजिशन होगी, यहाँ पे भी, क्योंकि क्यू सेम है। जब क्यू सेम होता है तो डिपोजिशन भी सेम है। जर्नल कॉन्सेप्ट ये बनता है। लेकिन फैराडे ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। उसने कहा कि हम इसकी डिपेंड करते हैं, अभी जो डब्ल्यू डिपेंड करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, ठीक है। तो यहां पर एक क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो फर्स्ट लॉ था, लेकिन दूसरा लॉ जो है तो वो है डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये ई जो है ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है? इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट। तो केमिकल इक्विवेलेंट अभी क्या चीज है? यानी इसका मतलब है कि जिसका केमिकल इक्विवेलेंट ज्यादा होगा वो अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम हर एक का ई कैसे मालूम करेंगे? अगर हम NaCl में देखें तो Na को अगर देखें, मेटल डिपॉजिट जो होता है तो अपना और इस तरह अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम की जो ई की वैल्यू है तो वो बराबर होगी 27 इसका है, और ये 3 इसके 3 क्लोराइड्स देता है, तो 3 रिप्लेसेबल आयंस होते, ये आता है 9। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों के मुताबिक हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट सोडियम का ज्यादा बनता है, तो हम कहते हैं इसलिए इन तीनों में सोडियम जो है तो वो सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा। बेशक आप क्यू सेम पास करें, सबसे एक जितना हो, लेकिन सेकंड लॉ कहता है कि जिसका केमिकल इक्विवेलेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये सेकंड लॉ की दूसरी जो है तो बुनियादी बात हुई, ठीक है। जब ये बात हुई तो अभी आप क्या करें? अभी आप दोनों लॉस को कंबाइन करें। जब दोनों लॉस को कंबाइन करेंगे तो यहां से अभी आपके पास एक और फॉर्म आएगी, कंबाइन टू लॉस। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT भी था और E भी हुआ। ये IT जो है तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, और E जो है तो ये केमिकल इक्विवेलेंट है तो ये तीसरा हुआ, ठीक है। और अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में आप प्रोपोर्शनलिटी को गायब करें तो उसकी जगह इक्वलिटी और ITE और डिवाइडेड बाय F।
ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन चुकी है दोनों लॉ को कंबाइन करने के बाद। और एफ जो आपके पास है इसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, जो कि बराबर होता है 96,500 कूलम के। ठीक है, तो ये आपके पास फैराडे की कांस्टेंट है। तो ये जनरल है और इस पे जो है तो फिर आप जरा प्रैक्टिस करें। ये इक्वेशन जरूरी है कि आप जान लें, इस पे फिर प्रैक्टिस आपको आएगा कि W अगर I इतना हो, T इतना हो, E इतना हो, F तो अगर ना भी हो तो ये कितना होगा, इस तरह I मालूम कर। बस इस इक्वेशन को आप अपने लिए रीअरेंज करेंगे और इससे जो अपने लिए है आप क्वेश्चन को बनाएंगे या उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप फैराडेज लॉ को समझ जाते हैं तो फैराडे लॉज के बाद कुछ क्वेश्चन जो है तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, लेट सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज कुछ हैं और वो है कि मेटालिक सोडियम, ये आपके भी बुक में टॉपिक है, मेटालिक सोडियम is obtained by electrolysis of molten NaCl in a Nelson cell, B Daniel cell, C Downs cell या D फ्यूल सेल। अभी दा वसा गपशप क्वेश्चन दे उस मुंगा स्टडी में वो ईटा के दा चिता वेली दी नहीं दा डेर घट क्वेश्चन दे दा सासु द बुक के दा मौजूद थे। चले मैं आपसे ऑप्शंस लेता हूं कि आप जो है तो सीखा है या नहीं। आप ए के साथ कौन एग्री है? ए के साथ, ए के साथ मड़ा दो बुरा ए सरा इफा कलसूम रहमान रेज हैंड दुमरा कट नून दे दे ए नहीं है बच्चे, अभी हमने पढ़ा इससे पहले में हिफ्जा नसीर ने भी कहा है कि अच्छा है। बी के साथ कौन एग्री है? सी के साथ कौन एग्री है? यस, देखिए मैक्सिमम पर देख रहा है उस दिन मख के मां उनकड़ ताजु दी खुदे डॉक्टरान की बिया वो माने फीस मखलिमात पता दा स्त्री की बस पीना वही लाओ पूरा डाउन सेल दी का नजर पूरा। अभी मैं जाता हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी उस पलता सुई चिंग सर दाओ गोरे दाओ गोरा इस पेज को देखो ना, देखे ना, डाउन सेल जो है तो फ्यूज NaCl से मेटालिक सोडियम जो है तो हासिल होता है। अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको समझा और यहीं पे आपने पढ़ा और फिर क्वेश्चन आपने गलत किया। ठीक है, तो डाउन सेल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगते, आप जंपे लगाते हैं। आप कहते हैं हमें हाई लेवल पे पढ़ाओ और मुश्किल पढ़ाओ और मुश्किल पढ़ाओ, जो बुक में ना हो वो बातें बताओ। बुक वाली तो हमें पता है, खाक पता है, ये देखो गलत हो गए। चलो एक और एमसीक्यू है सिंपल। a non-spontaneous redox reaction, उमदा क्वेश्चन है राजी का ना, is carried by which process? A electrolyte, यदि आल कौन सा आते शाबाश। बी के साथ कौन एग्री है? हाथ उठाएं। The students who are agree with the B raise your hands। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा है बी जो है तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट बाय प्रोसेस जो है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ये ठीक है। अभी
आपको एक मैं जनरल बताऊं, कुछ क्वेश्चन हैं वो बहुत जरूरी हैं और वो इस तरह आते हैं कि लेट सपोज अगर मैं आपको ये कौन सा वाला है, इसमें जो ये नेल्सन सेल वाला है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेल्सन सेल वाला तो ये जरा याद रखो, कुछ एमसीक्यू से करवाता हूँ तो उससे जरा ये नोट पॉइंट में आप लिख लो कि नेल्सन सेल की जो रिएक्शन होते हैं ना नेल्सन सेल के, तो नेल्सन सेल में आपको अभी पढ़ा चुका हूँ कि इसमें एक्वस NaCl लेते हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कास्टिक सोडा हमारे पास हासिल होता है, इससे पहले पेज पे हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जरा इनकी रिएक्शन लिख लो, पहले एनोड रिएक्शन लिखो, एनोड रिएक्शन, और एनोड रिएक्शन में आप कहेंगे कि 2 क्लोराइड आयंस आते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो ये लॉस करता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कैथोड रिएक्शन बताऊं, दा वजान सरलगियात साथी, हाँ ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसके जो क्वेश्चन मैं भी एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो ज्यादातर रिपीट भी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपका आइडिया बन जाए। दूसरा इसमें कैथोड पे पढ़ें कि कैथोड के ऊपर 2H2O आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो लेंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बनता है और 2OH नेगेटिव बनता है। और फिर आखिर में जो सोडियम आया होता है तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन कहाँ से आया, सोडियम भी इसका था ना, तो वो किधर है, डायरेक्ट तो नहीं, वो इधर ही किधर फिर रहा है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह करते हैं कि 2Na प्लस 2Cl माइनस 2H2O, ये रिएक्टेंट स्पीशीज होगी, और प्रोडक्ट में हमारे पास बना Cl2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। ये जरा आप याद रखेंगे। अभी इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसके प्रोडक्ट जो है तो ये भी 1 मोल बना है, ये भी 1 मोल बना है, लगके NaOH 2 मोल बने, तो क्वेश्चन अक्सर इस पे आता है, ठीक है। तो ये नेल्सन सेल आपकी बुक में शायद है, आगे टॉपिक है भी, तो अगर है तो ये आप सीख भी लें। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे बना है, 2 टेक्निकल एमसीक्यूज इसमें हैं, और पहला जो टेक्निकल एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि ब्राइन सोल्यूशन इन नेल्सन सेल नेल्सन सेल brine solution produce gas at cathode, the volume of gas is A 11.2 dm³, B 22.8 STP, 22.4 dm³, C 33.6 dm³ और D 44.8 dm³। ये देखें ना यार, कहाँ पे पैदा हो रहा है, देखो कैथोड पे, और वॉल्यूम STP पर कितना होगा, एक गैस बन रही है। तो ये देखो कैथोड पर कौन सी गैस बनी है यार जनाब, देखो ना हाइड्रोजन गैस बनी है ना, और कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 मोल है, तो क्या आएगा, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आता है STP पर, 22.4 dm³ इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आया हुआ है। इसी के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और वो क्वेश्चन है हमारे पास कि द मास इन ग्राम of a gas liberated at anode during electrolysis of molten
NaCl, सॉरी एक्वस NaCl, ठीक है। तो A 2 ग्राम, B 71 ग्राम, C 4 ग्राम, या D 142 ग्राम। तो देखें यहाँ पे एनोड पे कौन पैदा हो रहा है, तो ये देखें फिर वही बात है, क्लोरीन पैदा हो रहा है, और क्लोरीन कितना है 1 मोल है। जब 1 मोल है तो डेफिनेटली क्या होगा इसका, 1 मोल क्लोरीन क्या होगा 71 ग्राम जो है तो आपके पास पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तो रिपीट हुए ये नेल्सन सेल के साथ, तो इसको आपने केयर करना है कि इसके क्वेश्चन जो है तो आपसे मिस ना हो, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर इसमें नेक्स्ट बातें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो चीज़ों इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।